हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2019 रिलीज्ड हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द किलर इन लॉ। इस कहानी की शुरुआत होती है 1980s में, जब हम दो छोटे बच्चों को देखते हैं हाइड एंड सीक खेलते हुए। उनकी माँ पता नहीं क्यों मगर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एग्जॉस्टेड दिख रही थी। ऊपर से बच्चों के शोर शराबे से और भी परेशान हो चुकी थी वो। तो वो उन दोनों को ही बाहर भेज देती है खेलने के लिए और खुद टीवी पे एक प्रोग्राम चालू करके देखने लग जाती है। उसे बस कुछ देर का सुकून चाहिए था, मगर उसे कोई आइडिया नहीं था उसके इस एक पल के सुकून के बदले उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने बाहर दोनों बच्चों से कहा था पूल से दूर रहने के लिए, लेकिन बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, उन्हें कहाँ इतना कुछ याद रहता है। बाहर जाते ही उसकी बेटी पूल का चक्कर काटना शुरू कर देती है और वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। पूल में गिर जाती है वो बच्ची जिसे उसका बेटा बचा नहीं पाता। मात्र 4 साल की थी वो बच्ची और उसका बेटा 7 साल का। तो जाए से अपने बहन को डूबते हुए देख वो बहुत ही घबरा जाता है। उसे बचाने की कोशिश के साथ साथ चीख चीख कर वो अपने माँ को भी बुलाता रहता है, लेकिन टीवी की आवाज से उसकी आवाज दब चुकी थी। फाइनली जब उसके माँ को सुनाई देती है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी बेटी दुनिया से जा चुकी थी। अब उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, वो माँ अपने सिचुएशन से कैसे कोप अप कर पाई, उस लड़के का क्या हुआ जिसने अपने बहन को अपने आंखों से मरते हुए देखा, वो सब हमें फिलहाल पता नहीं चलता, क्योंकि इसके बाद सीन शिफ्ट करता है प्रेजेंट में। पूरे 30 साल बाद हम मिलते हैं मेलिसा और उसके हस्बैंड टॉम से, जो अपने 7 साल की बेटी एनी के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिता रहे थे। टॉम एक आर्किटेक्ट था और मेलिसा एक ज्वेलरी मेकर। बहुत जल्द वो अपनी कंपनी लॉन्च करने वाली थी जिसमें उसकी दो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स उसकी बहुत मदद कर रही थी। एक थी हेली, जो बेसिकली उसकी नैनी थी। एनी का ख्याल रखना, उसे स्कूल में ड्रॉप करना, पिकअप करना, उसका खाना, उसकी पढ़ाई, सब कुछ मैनेज करती थी वो। एनी भी उसे बहुत पसंद करती थी, जिस कारण से मेलिसा को उसके तरफ उतना ध्यान देना नहीं पड़ता था और वो अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस की तरफ दे पाती थी। और उसकी सेकंड बेस्ट फ्रेंड कोर्टनी, वो बेसिकली उसकी बिजनेस मैनेजर कम फोटोग्राफर कम एडिटर थी। इन दोनों के बिना तो उसका एक दिन भी चलना मुश्किल था। ये दोनों सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड से नहीं थे, ऑलमोस्ट सिस्टर्स लाइक बॉन्ड था उनके बीच। अब जब एक तरफ मेलिसा इनके मदद से अपने लाइफ को एक नया मोड़ देने की कोशिश ही कर रही थी, ठीक तभी एक दूसरे शहर में यवॉन इंतजार कर रही थी मेंटल असाइलम से छूटने की। हमें पता चलता है वो पिछले 13 सालों से विंगस्टेल मेंटल हॉस्पिटल में एडमिटेड है। 11 साल एज अ पेशेंट और लास्ट 2 साल एज अ वॉलंटियर वहाँ मौजूद बाकी पेशेंट्स का ख्याल रखते हुए। भले ही टेक्निकली वो बिल्कुल फिट थी और एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए तैयार भी, मगर फिर भी उसकी डॉक्टर श्योर नहीं थी कि वो कैसे बाहरी दुनिया से एडजस्ट कर पाएगी। बहुत दिनों से तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे। और तो और इवॉन ने अपने डॉक्टर से उसके बेटे को इन्फॉर्म करने से भी मना कर दिया था उसके डिस्चार्ज के बारे में, क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। एक्चुअली उसने हाल ही में इंटरनेट यूज़ करने सीखा है और वहीं से उसे सोशल मीडिया के बारे में पता चला है, जिसमें उसने अपने बेटे, बहू और पोती को भी ढूंढ निकाला है। और उसे ये भी पता चल चुका है कि बहुत जल्द उसके पोती का 8th बर्थडे आने वाला है, जिसे वो बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने फाइनली घर जाने का फैसला किया और घर पहुंचते ही सबसे पहले जिस कमरे में वो जा पहुंची वो किसी मेगन का था। अब ये मेगन कौन है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन यवॉन उससे बहुत ही ज्यादा अटैच्ड लग रही थी, बार बार उसे घर वापस लाने की बात कर रही थी। तो जब इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ती है तो नेचुरली हमें लगता है कि वो शायद उस मेगन को ही ढूंढने गई होगी, मगर इन रियलिटी वो जिसे फॉलो कर रही थी वो तो एनी थी। हेली जब उसे स्कूल से पिकअप करके घर ड्रॉप करने जाती है तो यवॉन भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन उसका डेस्टिनेशन एनी का घर नहीं था, हेली का घर था। उसके घर में घुसते ही वो जाके दरवाजे पर नॉक करती है और कहती है वो एनी की दादी है और आगे से वो ही एनी का ख्याल रखेगी, तो उसकी और कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें। इवॉन का असली मकसद था हेली से एनी के स्कूल का कार्ड हासिल करना। अब ऑब्वियसली हेली उस पर यकीन नहीं करती, उल्टा मेलिसा को कॉल करके पता करने की कोशिश करती है, जिससे इवॉन नाराज हो जाती है और एक झटके में हेली को धक्का मारकर उसे जमीन पर पटक देती है। फिर उसे चोक करके काम तमाम कर देती है उसका। फिर उसके मोबाइल से किसी को एक मैसेज भेजती है और उड़न छू हो जाती है उस घर से। उधर नेक्स्ट डे हम मेलिसा और एनी को देखते हैं एक साथ बैठ के बातें करते हुए।
एनी को हमेशा से एक कंप्लेन था कि सबके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उसके क्यों नहीं है। एक्चुअली मेलिसा के बचपन में ही उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी और टॉम के डैड भी बहुत पहले ही गुजर चुके थे। बाकी थी तो बस उसकी माँ, लेकिन किसी कारण के वजह से उनके साथ भी टॉम ने कोई कांटेक्ट नहीं रखा था। वो दोनों ही सिंगल चाइल्ड थे, तो इस कारण से उनका कोई एक्सटेंडेड फैमिली भी नहीं था। अब इतना कुछ उस छोटी सी बच्ची को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए मेलिसा उससे कहती है कि वो अपने दादी से कभी ना कभी जरूर मिलेगी। मगर उसकी ये बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी वो शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसी शाम उनके दरवाजे पर दस्तक देती है यवॉन और हमें पता चलता है वो सच में ही टॉम की माँ है, मतलब एनी की दादी। लेकिन टॉम के साथ उनका रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। इवन वो लोग टॉकिंग टर्म्स पर भी नहीं थे और ना ही टॉम उन्हें अपने दरवाजे पर देखकर खुश होता है। मगर वो खुद चलकर आई थी अपने पोती से मिलने, उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी टॉम को उसे वेलकम करना ही पड़ता है अपने घर में। मगर जब वो एनी को उसका गिफ्ट देती है और पता चलता है उसमें एक पुराना डॉल है, उसे देखकर तो सारा मूड ही ऑफ हो जाता है टॉम का। नहीं, इसलिए नहीं कि वो एक बहुत ही क्रीपी सा ओल्ड डॉल था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसके बहन मेगन का डॉल था और उसे पता था उसकी माँ मेगन की चीजों को लेकर कितने अटैच्ड है, तो उसने अचानक वो डॉल एनी को क्यों दे दिया। टॉम को हजम नहीं हो रही थी यह बात। दूसरी तरफ एनी तो बहुत ही खुश थी अपनी दादी से मिलकर, तो वो बार बार उनसे रिक्वेस्ट करती रहती है उसके साथ रुकने के लिए। इसमें मेलिसा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर टॉम राजी नहीं होता, ये पता होने के बावजूद कि उसकी माँ इसी शहर में एक मोटेल में रुकी हुई है, फिर भी वो उसे इनवाइट नहीं करता। इसमें यवॉन कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उस दिन डिनर करके घर वापस चली जाती है। लेकिन जाते जाते वो एनी से प्रॉमिस भी करके जाती है कि वो वापस जरूर आएगी। उधर नेक्स्ट मॉर्निंग जब टॉम की नींद टूटती है तो वो देखता है यवॉन उनके किचन में उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। मेलिसा ने उन्हें इनवाइट किया था क्योंकि एनी का बहुत मन था उनसे मिलने का। इस पॉइंट पे टॉम और अपना हेजिटेशन छुपा नहीं पाता। वो क्लियरली मेलिसा से कह देता है कि वो नहीं चाहता उसकी माँ यहाँ रहे उनकी बेटी के साथ, क्योंकि वो उसकी मेंटल कंडीशन को लेकर श्योर नहीं था। इस पॉइंट पे हमें पता चलता है फिल्म के स्टार्टिंग में हमने जो 1980s का सीन देखा था वो असल में टॉम के फैमिली का हादसा था। वो माँ यवॉन ही थी और दो भाई बहन टॉम और मेगन थे। उस हादसे के बाद यवॉन का मानसिक संतुलन खो चुका था। वो अपने 7 साल के बेटे को ब्लेम करने लगी थी मेगन के मौत के लिए, जिसके कारण टॉम को कभी एक नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं मिला। ऑलरेडी उसके डैड की मौत हो चुकी थी, अब बहन भी चली गई, तो फैमिली में सिर्फ वो और उसकी माँ ही बची थी। ऐसे में उसकी माँ भी उससे नफरत करने लगी तो बेचारा कहाँ जाता। डे बाय डे यवॉन की हालत बद से बदतर होने लगी थी। डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी वो। महीनों तक अपने आप को कमरे में बंद रखती थी वो। उनके मूड स्विंग्स, पैनिक अटैक्स और उनके मेंटल ब्रेकडाउन्स तो थे ही। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर जब सिचुएशन हाथ से निकलने लगा तो टॉम ने यवॉन को मेंटल असाइलम में डाल दिया और उसने खुद भी वो शहर छोड़ दिया। अपने पास ट्रॉमास को हील करने के लिए थेरेपी लेने लगा। उसका कई साल और कई हजार पैसे खर्च हुए हैं उन पलों को भुलाने में, तो वो फिर से उन्हें याद करना नहीं चाहता और अपने माँ को अपने आंखों के सामने देख उसे फिर से उसी दौर से गुजरना पड़ रहा था। उसे फिक्र हो रही थी अपनी बेटी की। यवॉन बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। क्या पता अगर किसी पल वो वल्नरेबल हो पड़ी और उसने एनी को कुछ हार्म कर दिया तो। एक्चुअली टॉम ने नोटिस किया था यवॉन अभी भी हर बात में मेगन का नाम लेती है। एनी को उसका डॉल गिफ्ट करना, हर पल उसी के बारे में बातें करना और फिर ब्रेकफास्ट में सबके लिए पैनकेक्स बनाना, वो भी एप्पल सिनेमन सॉस वाला क्योंकि वो मेगन को पसंद था। ये सब क्लियर सिम्टम्स थे कि यवॉन अभी तक अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पाई है। ऐसे में टॉम कैसे यकीन कर ले उस पर। मेलिसा उसके भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ पा रही थी और उसके टेंशन को भी। मगर उसने खुद यवॉन के साइकियाट्रिस्ट से बात करी थी और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि यवॉन रिकवर कर चुकी है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। और वैसे भी उन्हें यवॉन की जरूरत भी है। उसे परसों ही हेली से मैसेज मिल चुका था कि वो उसके बीमार नानी से मिलने जा रही है। कब लौटेगी कुछ नहीं पता, तो ऐसे में तुरंत ही उन्हें नैनी कहाँ से मिलेगी जो ट्रस्ट वर्दी हो और जिसे एनी पसंद आए। हाँ, शायद थोड़ा ढूंढने पर उन्हें कोई मिल भी जाएगा, लेकिन क्या वो एनी को उसके दादी का प्यार दे पाएगा। यवॉन ही एनी की वन एंड ओनली लिविंग ग्रैंड पेरेंट है, तो वो उससे एनी को दूर करना नहीं चाहती थी। वो लेकिन तो उसका परिवार है, तो अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
मेलिसा असल में इवॉन और एनी के बॉन्ड को रिवाइव करने का एक चांस देना चाहती थी, जिस पर टॉम भी और मना नहीं कर पाता, मगर वो कंप्लीटली रिलैक्स्ड भी नहीं हो पाता। इवॉन अगले दिन ही उनके घर शिफ्ट कर जाती है, खुशी खुशी। आखिर हेली को मारना और उसके फोन से मेलिसा को वो मैसेज भेजना, कुछ तो काम आया उसका प्लान। अगले कुछ दिनों के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है। फिर एक दिन कोर्टनी आती है उनके घर। सभी पूल पार्टी कर रहे थे, लेकिन इवॉन को लग रहा था कोर्टनी कुछ ज्यादा ही चिपक रही है टॉम से। ये बात वो मेलिसा से कहती भी है, लेकिन मेलिसा उसे अश्योर करती है ये कहकर कि वो दोनों भाई बहन जैसे हैं, उनके बीच नोकझोंक चलता ही रहता है। अब उसने ये बात इसीलिए कही थी ताकि इवॉन कोर्टनी के इंटेंशंस पर शक न करे, लेकिन इसका असर उल्टा होता है। ये बहन वाली बात चुप जाती है इवॉन को, और उसे लगने लगता है कोर्टनी मेगन की जगह लेने की कोशिश कर रही है। इसका नतीजा ये होता है कि वो उल्टा और डिस्पाइज करने लगती है उसे। दूसरी तरफ कोर्टनी ने भी नोटिस किया था इवॉन उसे किस तरह से घूर रही थी। उससे बहुत ही नेगेटिव वाइब आ रहा था कोर्टनी को। साथ में उसने ये भी नोटिस किया था कि वो एनी से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। हर पल नजर रखती है वो एनी पर, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगता है। तो बातों बातों में मेलिसा को वो इस बारे में वार्न भी करती है, लेकिन मेलिसा कहती है ये असल में उनका प्यार है और वो मेंटल असाइलम में थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका हर बर्ताव शक के निगाहों से देखा जाए। मेलिसा उन्हें एनफ स्पेस दे रही थी, जिसका इवॉन पूरा फायदा उठाती है। मदद के नाम पे वो पूरा समय एनी के साथ ही बिताती है और उसे एग्जैक्टली उसी तरह से ट्रीट करती है जैसे वो कभी अपने बेटी को किया करती थी। इवन रात में भी वो मेगन के फेवरेट स्टोरी बुक में से कहानियां पढ़कर सुनाती है एनी को। ये सब बहुत ही अजीब था, लेकिन समहाउ मेलिसा उन्हें इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी और उसकी इसी इग्नोरेंस का फायदा उठाकर इवॉन का ऑब्सेशन दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। वो देर रात सबके सो जाने के बाद चोरी छुपे एनी के कमरे में जाकर एक कोने में बैठी रहती थी, बिल्कुल किसी साइको की तरह एकटक घूरती रहती थी उसे और बार बार उसे पुकारती रहती थी मेगन नाम से, क्योंकि उसके लिए तो एनी ही उसकी बेटी थी। उधर उसी रात एक और कांड होता है। टॉम अकेले अपने कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, तो इवॉन उससे बात करने जाती है। वो मेनली उसे थैंक्स कहने गई थी उसे इस घर में रहने देने के लिए, मगर बातों बातों में वो फिर से उसे मेगन का किलर बुलाती है। टॉम का कोई एक्सक्यूज ही नहीं सुनती, जैसे बचपन में कभी नहीं सुनी थी उसने। फाइनली एक बहुत ही अजीब बात कहती है इवॉन कि अगर कभी उन्हें कुछ हो जाए तो उन्हें एनी को लेकर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ख्याल रखेगी उसका। अब इसका क्या मतलब, उन्हें क्या होगा? टॉम को काफी अजीब लगती है ये बात, मगर फिर वो सोचता है कि शायद उसकी माँ मेगन के बारे में सोचकर ऐसा कहा होगा। आफ्टर ऑल उसकी मौत भी तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, इसीलिए वो और मेलिसा से कुछ नहीं कहता। इसके ठीक अगले दिन एक और हादसा होता है। छुट्टी का दिन था, तो एनी की बेस्ट फ्रेंड आई थी उससे मिलने। दोनों एक साथ खेल रहे थे। मेलिसा घर में नहीं थी, तो इवॉन उनका ख्याल रख रही थी। दूसरी तरफ ऑफिस में कोर्टनी भी थी। ऐसे में अचानक ही बच्चे खेलते खेलते पूल के पास चले जाते हैं, जिसे देखकर इवॉन पैनिक करने लग जाती है। वो एप्पल्स काट रही थी, तो हाथ में चाकू लेकर ही वो बच्चों के पास जाकर चिल्लाने लगती है, स्पेशली एनी के दोस्त पर। उस पर दोष डालती है कि उसी ने उसके मेगन को बिगाड़ा है, नहीं तो वो हमेशा उसकी बात सुनती है। अब इससे दोनों बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, जिससे फाइनली इवॉन का होश लौटता है और वो बात को संभाल लेती है। उनसे माफी मांग लेती है और उन्हें घर के अंदर भेज देती है खेलने के लिए। मगर इस सब के बीच कोर्टनी सब कुछ कैमरा में कैप्चर कर लेती है, जिसे वो मेलिसा को दिखाकर साबित करना चाहती थी कि वॉन अभी भी मेंटली स्टेबल नहीं है। उसे एनी के साथ अकेला छोड़ना सेफ नहीं होगा। मगर इवॉन उसका इरादा पूरा होने नहीं देती। घर में तो उसे कुछ नहीं कहती, मगर नेक्स्ट डे ऑनलाइन उसके घर का एड्रेस पता करके डायरेक्टली उसके घर में ही जा पहुंचती है और उसे वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है। जब कोर्टनी ऐसा नहीं करती, तो वो वही करती है जो उसने हेली के साथ किया था, मार डालती है उसे, वो भी उसके फेस पर स्टैप करके। लेकिन कोर्टनी इतनी इजीली हार मानने वालों में से नहीं थी। मरने से पहले वो इवॉन के मुंह पर गर्म कॉफी फेंक के कुछ मिनट्स का वक्त पाल लेती है, जिसमें भागना तो पॉसिबल नहीं था, मगर इतना वक्त जरूर था कि वो उस वीडियो को एक शेयर्ड ड्राइव में अपलोड कर पाए, जिसमें उसके और मेलिसा के वेबसाइट रिलेटेड सारे वीडियोस थे। मेलिसा उसे रेगुलरली चेक करती रहती थी। इवॉन को ये पता नहीं चलता, जिस कारण से कोर्टनी को मारने के बाद वो बस सिर्फ उसके लैपटॉप से ही वीडियो डिलीट करती है और उसका कैमरा और मर्डर वेपन को एक डंपस्टर में फेंक कर घर वापस आ जाती है।
इधर यवॉन जब कोर्टनी का खेल खत्म कर रही थी, ठीक तभी उधर मेलिसा को हेली की मौत की खबर मिलती है। उसकी लाश पिछले कई दिनों से उसके अपने घर में पड़े सड़ रही थी। बेचारी अकेली रहती थी, परिवार दूसरे शहर में रहता था। मेलिसा ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया था क्योंकि उसे लगा था वो अपने नानी घर गई हुई है। ऐसे में जब लगातार कई दिनों तक अनअवेलेबल पाने के बाद उसके फैमिली मेंबर्स ने उसके घर आने की डिसाइड करी, तब उन्हें उसकी लाश मिली। मेलिसा के लिए ये किसी शौक से कम नहीं था, मगर उसे ये पहला शौक हजम करने का वक्त भी नहीं मिलता। उससे पहले एक ऑफिसर मेंडेस आकर उसे कोर्टनी के मौत की खबर देते हैं। मेलिसा तो बिल्कुल टूट ही पड़ी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। इससे होता ये कि वो अगले कुछ दिनों के लिए सब कुछ से खुद को विदड्रॉ कर लेती है। वो प्रॉपरली फंक्शन तक नहीं कर पा रही थी, जो कि काफी नॉर्मल बात थी ऐसे हालातों में। इस समय यवॉन ही उसका पूरा घर संभालती है। एनी का टेक केयर करना, सबके लिए खाना बनाना, सब कुछ कर रही थी, जिसके लिए उसके प्रति बहुत ही थैंकफुल भी थी मेलिसा। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि ये असल में यवॉन का ही एक चाल है, खुद को इम्पोर्टेंट साबित करने का, एक डिपेंडेंसी क्रिएट करने का, टॉम और मेलिसा को ये फील करवाने का कि उसके बिना वो लोग एक दिन भी चल नहीं पाएंगे। उसका तरीका काम तो आता है, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए। लेकिन जैसे ही मेलिसा अपने नॉर्मल ट्रैक में वापस आ जाती है, उसे रियलाइज होता है यवॉन तो एनी को लेकर कुछ ज्यादा ही बिजी हो पड़ी है। उसके रिलेटेड हर डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेने लगी है वो, जो कि एज अ पेरेंट्स ना मेलिसा को पसंद आता है ना ही टॉम को। कभी भी एनी को लेकर घर से निकल जाती थी वो, ना उन्हें खबर करती थी ना ही परमिशन लेती थी। एक दिन तो हद ही हो गई जब 3-4 घंटे तक उनका कोई अता पता नहीं था। मेलिसा या टॉम किसी का भी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। यवॉन डेलिबरेटली उन्हें इग्नोर कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो एनी के साथ अकेले वक्त बिताना चाहती थी। वो उसे लेकर शॉपिंग पर जाती है, ढेर सारे जंक फूड्स खाती है, बेसिकली वही सब करती है जो वो मेगन के साथ करना चाहती थी। फाइनली जब वो दोनों घर लौटते हैं तो मेलिसा देखते ही यवॉन ने एनी को अपने पसंद का एक वियर्ड ड्रेस खरीद कर दिया है, जो बेसिकली वो मेगन को पहनाना चाहती थी। ऐसे में मेलिसा को गुस्सा तो आ रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन वो खुद को शांत करती है और यवॉन को समझाने की कोशिश करती है कि ये उसने ठीक नहीं किया। वो ऐसे ही उनके बेटे के साथ गायब नहीं हो सकती और ना ही ऐसे वीकडेज पर जंक फूड खिलाकर उसके हैबिट्स बिगाड़ सकती है। ये ठीक नहीं है। उसके बातों से यवॉन समझ जाती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही ओवरस्टेप कर दिया है, तो वो हंसी मजाक में बात को लाइट करने की कोशिश करती है। मगर मेलिसा को सच में टेंशन होने लगा था, तो वो रात में टॉम से बात करके ये डिसाइड करती है कि यवॉन के घर वापस जाने का वक्त आ चुका है। उन्होंने बहुत कुछ किया है उनके लिए, जिसके लिए वो ग्रेटफुल भी है, लेकिन वो ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? उनमें तो कोई सेंस ऑफ बाउंड्री ही नहीं है। इतना इरेस्पॉन्सिबल वो कैसे हो सकती है? वो उसी रात यवॉन से बात करने भी जाती है, लेकिन यवॉन ने पहले ही गैस कर लिया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो वो उसके आते ही रोना शुरू कर देती है और बार बार उससे माफी मांगने लगती है, जिससे फिर से एक बार मेलिसा का दिल पिघल जाता है और वो उसे घर वापस जाने की बात बोल ही नहीं पाती। मगर उसके जाते ही यवॉन का चेहरा बदल जाता है। हमें पता चलता है वो सीक्रेटली एनी के गार्डियनशिप के लिए एक पिटिशन फाइल कर रही है। अब वो ऐसा कैसे करेगी, उसका कोई क्लियर हिंट तो हमें दिया नहीं जाता। एक तरीका ये हो सकता था कि शायद वो यहाँ रह के एनी के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा के एक्चुअली उसके पेरेंट्स को नेग्लेक्टिंग पेरेंट्स साबित करना चाहती थी, इसीलिए इस घर में रहना उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट था। या फिर दूसरा तरीका तभी पॉसिबल हो सकता था कि अगर एनी के दोनों पेरेंट्स ही गुजर जाए तो, मगर वो कैसे पॉसिबल है? पता नहीं यवॉन के दिमाग में क्या चल रहा था। मगर उसके साथ बातचीत के दौरान एक बात बहुत अजीब लगी थी मेलिसा को। यवॉन बार बार ये कह रहे थे कि वो और एनी ही उसका परिवार है, उसका आखिरी सहारा। वो एक बार भी अपने बेटे को मेंशन नहीं करती, मेलिसा के याद दिलाने के बाद भी नहीं। Isn't it weird? ऊपर से नेक्स्ट डे जब मेलिसा अपने बेटी को कुछ ब्रेसलेट्स बनाना सिखा रही थी, तब भी यवॉन आकर इंटरप्ट करती है और एनी को ये कहकर अपने साथ लेकर जाती है कि वो दोनों एक साथ कुकीज बनाएंगे। अब ये चीज़ बहुत खराब लगता है मेलिसा को। अब तो यवॉन उसको और उसके बेटी के बीच भी आने लगी थी, फिर भी वो कुछ नहीं कहती ताकि यवॉन को खराब ना लगे। मगर ठीक इसके बाद ही कुछ ऐसा होता है जिससे उसके ख्यालात बिल्कुल बदल जाते हैं। कोर्टनी की तरह उसे भी लगने लगता है कि यवॉन अभी भी स्टेबल नहीं है। एक्चुअली उस दिन एनी के स्कूल में कुछ आर्ट सप्लाईज की ज़रूरत थी जो टॉम वहाँ ड्रॉप करने वाला था, मगर वो भूल गया था, तो यवॉन ने कहा कि वो ड्रॉप कर देगी।
मगर इसके साथ साथ वो टॉम के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें भी कहने लगती है जो मेलिसा के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। इवॉन के मुताबिक टॉम हमेशा से इररिस्पॉन्सिबल था, उसी के केयरलेसनेस के कारण तो उनकी मेगन की डेथ हुई थी। अब इन बातों को कहते वक्त इवॉन के आंखों में टॉम के लिए जो नफरत झलक रही थी, जो गुस्सा झलक रहा था, वो मेलिसा अनदेखा नहीं कर पाती। उसे समझ आ गया था टॉम क्यों अपने माँ से दूर भागता रहता है, लेकिन वो चुप भी नहीं रहती। जितना हो सके इवॉन को समझाने की कोशिश करती है और प्रोटेस्ट भी करती है, मगर इसके रिस्पॉन्स में इवॉन और ज्यादा नाराज हो जाती है और इंटेंशनली अपने गाड़ी से उसे धक्का दे देती है। अब भले ही वो तुरंत ही माफी भी मांग लेती है ये कहकर कि उसने गलती से रिवर्स जाने के बदले सामने ड्राइव कर दिया था, मगर मेलिसा को कुछ कुछ समझ आने लगा था। इवॉन ने उससे रिक्वेस्ट किया था, इसलिए वो टॉम से तो कुछ नहीं कहती, मगर उसके दिल में शक पैदा होने लगा था। उधर इवॉन जो आर्ट सप्लाईज को स्कूल में ड्रॉप करने वाली थी, वो स्कूल की जगह अपने घर पहुंच जाती है और उन सप्लाईज को मेगन के रूम में रख देती है। वैसे अभी वो रूम काफी डिफरेंट दिख रहा था, ऑलमोस्ट एनी के रूम की तरह। वैसे ही कर्टेन्स, बेड कवर, ब्लैंकेट्स, इवन उसके काफी सारे टॉयज भी यहीं पर थे। इवॉन इतने दिनों से एक एक करके उन्हें इकट्ठा कर रही थी। साथ में उसने एनी की एक तस्वीर भी चुरा कर लाई थी उस घर से, जिसे वो एक पुराने फोटो फ्रेम में चिपका देती है जहां पहले मेगन की फोटो थी। और तो और उसका किचन भी सिनेमन एप्पल सॉस से भरा हुआ था। पर क्यों? आखिर चल गया रहा था इवॉन के दिमाग में। उधर इस सबसे अनजान मेलिसा उस पर अभी भी ट्रस्ट कर रही थी। इसीलिए नेक्स्ट डे जब एक बर्थडे पार्टी में जाने की बात आती है तो वो इवॉन से कहती है एनी को तैयार करने के लिए। उसे कुछ काम से बाहर जाना था तो वो घर लौटकर उसे पार्टी में ले जाने वाली थी, मगर इवॉन उसका इंतजार नहीं करती, खुद ही अपने खरीदे हुए ड्रेस से एनी को सजाती है और मेलिसा ने जो कपकेक्स खरीद कर लाई थी उन्हें लेकर पहुंच जाती है पार्टी में। उधर घर लौटकर तो मेलिसा बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। उसे समझ नहीं आता इवॉन उसे बिना बताए एनी को लेकर फिर से कहाँ चली गई। ठीक तभी उसे बर्थडे गर्ल की माँ कॉल करती है कपकेक्स के लिए थैंक्स कहने के लिए, और उसी से मेलिसा को पता चलता है इवॉन उनके घर में है और वहां जाकर उसने ये कहा है कि मेलिसा बिजी थी इसलिए वो चली गई। अब मेलिसा अपने मदर इन लॉ को सबके सामने छोटा करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो और कुछ नहीं कहती, मगर इस बार सच में इवॉन ने हद पार कर दिया था, जिससे मेलिसा बहुत नाराज हो जाती है और टॉम से सब कुछ कह देती है। उधर टॉम तो पहले से ही उन्हें लेकर स्केप्टिकल था, ऊपर से अभी तो वो ओपनली झूठ भी बोलने लगी थी, ना उनके मान रही थी और ना ही कुछ करने से पहले उनसे परमिशन मांग रही थी। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बेकार में घर में टेंशन पैदा हो रहा था। मेलिसा पर ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर था। हाल ही में अपने दो बेस्ट फ्रेंड्स को खो चुकी थी वो, सामने उसके बिजनेस का ओपनिंग था और कोई नया स्ट्रेस वो हैंडल नहीं कर सकती थी ऐसे में, मगर उसे इवॉन से रिश्ता खराब भी नहीं करना था, बस कुछ दिनों की ब्रेक चाहिए थी। दूसरी तरफ उस रात जब मेलिसा एनी को सुलाने जाती है तो एनी उसे बताती है कि ग्रैंड माँ कभी कभी बहुत वियर्ड बिहेव करती है। एक्चुअली इवॉन का सडन चेंज ऑफ टेम्परामेंट, चेंज ऑफ बिहेवियर उस बच्चे ने भी नोटिस किया था और उसे भी रियलाइज होने लगा था कि उसकी ग्रैंड माँ कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं है, कुछ तो ऑफ है उनमें। अब ये बातें सुनकर तो मेलिसा 100% श्योर हो जाती है अपने डिसीजन को लेकर। जब एक बच्ची अनकंफर्टेबल फील करने लगे तो उससे बड़ा रेड फ्लैग और क्या ही हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट डे एनी के स्कूल निकल जाने के बाद ही टॉम जाता है अपने माँ से बात करने, मगर उसे तो पता ही नहीं था कि इवॉन ने कल रात ही उनकी सारी कन्वर्सेशन सुन लिया था और उसे पता था टॉम उससे क्या कहने वाला है। तो वो जैसे ही बोलना स्टार्ट करता है इवॉन अपने असली रूप में आ जाती है। पहले तो वो इमोशनल ब्लैकमेल करती है, फिर जब वो काम नहीं आता तब वो डायरेक्टली उन पर आरोप लगाती है कि वो लोग एनी का टेक केयर ठीक से नहीं करते, मेलिसा बहुत ही बिजी है और टॉम केयरलेस, उनके पास तो अपने बच्चे को खुद स्कूल ड्रॉप करने का भी वक्त नहीं है, तो वो एनी को उनके भरोसे कैसे छोड़ सकती है। वो टॉम के मुंह पर ही कह देती है कि उससे पीछा छुड़ाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, वो अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इस पॉइंट पे इवॉन के दिमाग में एनी ही मेगन बन चुकी थी। उसका ऑब्सेशन एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका था। यहाँ बातों बातों में टॉम को ब्लेम करते वक्त वो उसे उसके डैड से भी कंपेयर करती है। कहती है उसके डैड भी उसी की तरह केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबल थे, कभी अपने परिवार को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे वो, इसीलिए ही तो उन्हें इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। यहाँ पर एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है टॉम के डैड को भी असल में इवॉन ने ही मारा था, फिर उसने उसे एक्सीडेंट करार दे दिया। इवॉन की मेंटल इंस्टेबिलिटी शुरू से ही थी, मेगन के मौत से वो बस ट्रिगर हुआ था और अभी
इतने सालों के बाद उसे एनी में अपनी मेगन वापस मिल चुकी है, तो वो फिर से उसे कैसे खो सकती है, स्पेशली टॉम के हाथों? बिल्कुल भी नहीं। वो तो अपने दिल और दिमाग में अभी भी यही मानती थी कि टॉम एक खूनी है, उसी ने मारा है उसके बेटी को। तो उसके पास एनी को छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उल्टा टॉम जब बार बार इंसिस्ट करने लगता है कि उन्हें एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए स्पेस चाहिए, तो इवॉन गुस्से में टॉम को ही धक्का दे देती है। टॉम सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, भयानक चोट आती है उसे, दर्द के मारे तड़पते हुए बेहोश हो जाता है वो। लेकिन इवॉन उसके तरफ देखती तक नहीं, गुनगुनाते हुए वहां से ऐसे निकल जाती है जैसे अचानक उसे बहुत खुशी मिली हो। दूसरी तरफ मेलिसा तब घर में ही थी, अपने होम ऑफिस में काम कर रही थी। कोर्टनी के बिना अब सब कुछ अकेले मैनेज कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन अपने वेबसाइट में कुछ पिक्चर्स अपलोड करते वक्त अचानक ही उसकी नजर उस वीडियो पर पड़ती है जिसे कोर्टनी ने उसके लिए छोड़ा था। उसे देखकर तो बिल्कुल ही हैरान रह जाती है वो उसी वक्त भागती है टॉम को दिखाने, और तभी उसे टॉम बेहोश हालत में सीढ़ियों पर पड़ा मिलता है। मेलिसा उसी वक्त उसे हॉस्पिटलाइज करती है और उसका सेंस लौटते ही टॉम उससे कहता कि वो श्योर तो नहीं है, लेकिन इवॉन से बात करते वक्त ही वो गिरा था। अब उसका बैलेंस अपने आप ही बिगड़ा और वो ऐसे ही अपने आप सीढ़ियों से गिर गया, ये तो नहीं हो सकता ना। और अगर ऐसा हुआ भी होता तब भी इवॉन ने उसे नजरअंदाज क्यों कर दिया? उसने उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गई? इसका मतलब साफ था, इवॉन ने ही जरूर उसे धक्का मारा होगा और फिर उसके गिरने पर उसे मरने के लिए छोड़ दिया होगा। लेकिन एक माँ होकर वो ऐसा कैसे कर पाई? मेलिसा और टॉम जब यही सब डिस्कस कर रहे थे तो अचानक ही उन्हें याद आता है एनी को स्कूल से पिकअप करने जाना है। इन सब चक्करों में थोड़ा लेट हो चुका था उन्हें, तो मेलिसा उसी वक्त स्कूल में कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, मगर उससे पहले ही स्कूल वाले कह देते हैं कि एनी तो कब की जा चुकी है अपने ग्रैंड माँ के साथ। अब उनकी बातें सुनते ही मेलिसा को याद आता है कि हाँ, उसने ही तो एनरोल किया था इवॉन का नाम, लेकिन वो उसका ऐसा फायदा उठाएगी ये उसने कभी सोचा नहीं था। मेलिसा उसी वक्त घर की तरफ भागती है, मगर घर पहुंचकर उसे वहां कोई नहीं मिलता। इवॉन जा चुकी थी अपने सारे सामान के साथ, साथ में एनी भी, उसके सारे कपड़े, टॉयज, वो भी सब कुछ गायब थे। मेलिसा को रियलाइज होता है इवॉन जरूर उसे अपने ही घर ले गई होगी। टॉम ने एक बार उसे वो घर दिखाने ले गया था, तो मेलिसा को पता था उसका एड्रेस। वो कुछ घंटों के अंदर ही वहां जा पहुंचती और जाते जाते पुलिस को भी खबर कर देती है। हम देखते हैं इवॉन ने वहां एनी को फोर्सफुली कैद करके रखा है, मेगन के रूम में उसके चीजों के बीच। उसी का फेवरेट खाना खिला रही है वो एनी को, और तो और आगे से उसे ही माँ बुलाने के लिए भी कहती है इवॉन। कहती है यही उसका अपना घर है, अभी उसे यही रहना होगा अपने नए मम्मी के साथ। लेकिन एनी की असली माँ अभी भी जिंदा थी और वो वहां पहुंच भी चुकी थी। बाहर से ही उसे दिखाई देता है इवॉन किचन में बिजी है, तो वो घर के बैक डोर से चुपचाप घर में घुस जाती है और एनी को लेकर भागने की कोशिश करती है, मगर उससे पहले इवॉन उन्हें देख लेती है और चाकू लेकर उनके पीछे पड़ जाती है। बहुत मुश्किल से उसकी मेगन घर वापस आई है, उसे वो फिर से खो नहीं सकती। और वैसे भी वो तो इतना कुछ करना ही नहीं चाहती थी। उसका इनिशियल प्लान तो था हेले से एनी का कार्ड लेकर उसे स्कूल से पिकअप कर लेना, जो पॉसिबल नहीं हुआ और इसीलिए उसे इतने दिनों तक इतना लंबा नाटक करना पड़ा। अभी कुछ भी हो जाए, इवॉन डिसाइड कर लेती है कि एनी उसके पास ही रहेगी। उधर मेलिसा भी हार नहीं मानती, अपने बच्चे के खातिर डट कर सामना करती है वो इवॉन का, जिससे हाथापाई के चलते इवॉन खुद ही खुद को स्टैब कर लेती है। इससे उसकी मौत तो नहीं होती, लेकिन वो घायल जरूर हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर मेलिसा और एनी वहां से सेफली निकल पाते हैं। एट द एंडिंग सीन हम देखते हैं इवॉन फिर से एक बार उसी मेंटल असाइलम में एडमिटेड है, लेकिन उसने अभी तक मेगन को वापस पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। अभी भी रात दिन बस उसी की बातें करते रहती है वो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि उसके लिए अभी एनी ही मेगन है। अब इसे एक माँ का प्यार कह लो या फिर एक पागल का पागलपन, वो तो नहीं पता, लेकिन दोनों केसेस में ये एनी सेफ नहीं थी। एटलीस्ट जब तक इवॉन जिंदा है तब तक तो नहीं। शायद इसीलिए टॉम ने फिर से एक बार उनसे सारी कांटेक्ट तोड़ दिया था। इसी में सबकी भलाई थी। द एंड। दोस्तों, कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको कहानी एंटरटेनिंग लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।